ए वेक्टर की जो शेडो बनेगी बी के अलोंग, ये वाला, शायद आपने अगर क्लास 10 पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया होगा, क्लास 10 में मैथ्स में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो आपने वहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस पढ़ा होगा। वहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता कि नहीं होता? आई को छुपाएंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 इंटू -1 तो 2, 2 - 3 तो -1, तो यहाँ पे आया -1। आपको पहले वाले पे आपको a क्रॉस b का डायरेक्शन चाहिए, अगर a क्रॉस b, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह पकड़ने लग गया देखो, तो जिसके साथ है उसको लिख दो अकेला नीचे, जो बचा दूसरा वाला ए, वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर्स खेलना, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर आपको रेजोल्यूशन मैंने सिखाया, और फिर मैंने आपको इस पर क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आपको एंगल समझाया, फिर मैंने आपको ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ समझाया, फिर मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया, उसके बाद मैंने आपको इस पर क्वेश्चंस कराए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए जो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, फिर डॉट प्रोडक्ट समझाया, डॉट प्रोडक्ट सारी एप्लीकेशन समझा दी, फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझाया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया। अब ये जो वेक्टर्स है आपका बार बार वेक्टर्स की मुलाकात हर चैप्टर में होती रहेगी, और जिसका निकालना है 45 का, तो 4 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 20। अब आपको 8th वाला करना है, 8th वाला कहाँ है, 6 7 8, थीटा 1 लोगे कि थीटा 2 लोगे, तो आप थीटा 1 वाला ले लेना। फिर इसमें बहुत बार हमारे आंसर इसलिए गलत नहीं होते कि हम कैलकुलेशन गलत करते हैं, हमारे आंसर इसलिए गलत होते हैं कि हम डायरेक्शन इग्नोर कर देते हैं। अब देखो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेलोसिटी किधर को थी, डिस्प्लेसमेंट किधर को गया, फोर्स किधर को लगाया, एक्सेलरेशन किधर को है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उन्हीं क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। और फिजिक्स में डायरेक्शन का गेम समझने के लिए ही हमारा वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसीलिए आपको ये शुरू में पढ़ाया जाता है, और इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर्स की मास्टरी कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में हमारी सारी क्वांटिटीज दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें हमें सिर्फ उनकी वैल्यू से मतलब होता है, बस उतना ही इनफ होता है। जैसे मास हो गया 5 kg, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। टाइम कितना 10 सेकेंड, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है अभी, एनर्जी कितनी खर्च हुई 100 जूल खर्च हुई, सिर्फ इतना। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके साथ हमें उनकी वैल्यू के साथ साथ हमें उनके डायरेक्शन से भी मतलब होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो डिस्टेंस हमें बताता है कि कितना 5 मीटर चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कि 5 मीटर चला लेकिन किधर को चला, राइट गया कि ऊपर गया कि नॉर्थ की तरफ गया कि वेस्ट की तरफ गया, इस तरीके से। ऐसे वेलोसिटी ये हमें बताता है कि स्पीड है कितनी और किधर को। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन किधर को है, अगर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तो ये स्पीड बढ़ाएगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो ये स्पीड कम करेगा। तो इसीलिए इनका डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, और वेक्टर्स इसीलिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्स किधर को लगा, मोमेंटम किधर को आया, तो इन सारी क्वांटिटीज में हमारे साथ वैल्यू और डायरेक्शन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मान लो आप होम से मार्केट जाते हो, अपने घर से मार्केट जाते हो, और फिर आप मार्केट से घर वापस भी आते हो, तो आप इस तरीके से मोशन करोगे। आप ऐसे गए स्ट्रेट लाइन में, इधर को गए और इधर फिर वापस आ गए। सपोज आपके घर का डिस्टेंस मार्केट से 100 मीटर है, 100 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं और मैं डिस्टेंस कितना आया दोनों की बात करूं, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, तो हमें सिर्फ कितना हम चले उससे मतलब है, तो हमने बोलेंगे 100 + 100, तो ये आएगा 100 + 100, तो ये आएगा 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब हम बोलेंगे कि जो 100 चला ये तो चला राइट की तरफ, और बाकी का जो 100 चला वो चला लेफ्ट की तरफ, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब राइट वाला और लेफ्ट वाला ये ऐड नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इन डायरेक्शंस को कुछ नाम दे देते हैं, कि राइट को कुछ नाम दे देंगे, लेफ्ट को कुछ नाम दे देंगे, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 0 आया। तो हम कुल मिला के ऐसा पढ़ाया जाता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट हम आज देखेंगे कि वेक्टर्स के हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो राइट की तरफ 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 3 मीटर है, और ये राइट की तरफ है, ये राइट की तरफ है ऐसा। तो हम इसको सिंबल कैसे देंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक अल्फाबेट यूज कर लेंगे एस, और इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे इस तरीके का, राइट को एक एरो लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 3 मीटर, और यहाँ लिख देंगे राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी के लिए। लेकिन इसको हम दिखाएंगे कैसे, एक एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे, और ये जो एरो का जो ये जो हेड है इसको हम बोलते हैं हेड। यहाँ पे ये एरो का ये जो आपको दिख रहा है टिप, इसको हम बोलते हैं हेड, और इसको हम बोलते हैं टेल, इसको हम बोलते हैं टेल।
तो ये जो एरो की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये आपको बताता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बताता है मैग्नीट्यूड, जिसको आप वैल्यू बोल सकते हो। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी 3 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा आपको 3 मीटर। तो इस एरो की जो आपने लेंथ बनाई, इस एरो की जो लेंथ होगी वो बताएगा आपको मैग्नीट्यूड। और ये जो है इंपॉर्टेंट, ये जो इसका हेड है, ये ऐसे कोई ऐसे स्पेशल सा कुछ नहीं बना दिया हमने कैरेक्टर कि कुछ डिजाइन सा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हेड पार्ट है, ये बताता है डायरेक्शन कि किधर को। तो ये हमें क्लियरली बता रहा है कि राइट की तरफ, तो हम ऐसे बनाते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर को है, राइट की तरफ है, ये हमारा राइट की तरफ है, तो ऐसे बताते हैं हम लोग। जैसे सपोज कोई हमारा वेक्टर ऐसा हो कि मान लो कि नॉर्थ की तरफ है, जैसे मान लो ये होता हमारा नॉर्थ, ये होता हमारा साउथ, ये होता हमारा ईस्ट, ये होता हमारा वेस्ट। अब कोई पार्टिकल मान लो इधर खड़ा है बिल्कुल सेंटर पे, और वो इधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और वो 5 मीटर जा रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे इस वेक्टर को, इस तरीके से इसकी लेंथ ले लेंगे 5, और यहाँ पर बना देंगे एरो, तो ये हमारा वेक्टर होगा ऐसे। तो इन जनरल किसी वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं इन जनरल। कैपिटल लेटर या तो वो कोई जनरल क्वांटिटी हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ऐसे। या फिर हम अगर हमारे पास कोई जनरल वेक्टर नहीं है तो हम कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं उसको, कैपिटल लेटर का नाम दे देंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे। अब ये एरो राइट को ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल लेफ्ट को जा रहा होगा तो आप ऐसे बना दो बी वेक्टर, नहीं। हमेशा जो जनरल स्टाइल होता है वो क्या होता है, हम राइट की तरफ एरो लगा देते हैं, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी बताएगा। इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है, इसमें मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है और डायरेक्शन भी इंक्लूड है। लेकिन अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के ऊपर 2 बार लगा देते हैं, ऐसे 2 डंडे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड, या आप बोल सकते हो ये लेंथ। जैसे सपोज यहाँ पे जो हमारा एस वेक्टर था, ये हमारा एस वेक्टर था, लेकिन अगर आपसे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा कोई, तो वो कितना है, सिर्फ 3 मीटर। तो ऐसे ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो बार बार ये लिखना कि राइट को गया, लेफ्ट को गया, ऊपर नीचे, ये लिखना बड़ा टफ है, इसीलिए यूनिट वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये वेक्टर्स हमें डायरेक्शन बताते हैं, कैसे, देखो मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ऐसे, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। मान लो कोई पार्टिकल ओरिजिन पे था, 0 0 पे था, और ये मूव करता है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये यहाँ से 3 मीटर मूव कर देता है, और ये यहाँ पहुंच जाता है इस पी पॉइंट पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ओरिजिन से लेकर 3 मीटर की लाइन खींची और ये हमने क्या बना दिया ऐसे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है, एक तो हो गया 3, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और ये किधर को गया, एक्स की तरफ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर पे देखो, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन इसको बनाने के लिए, इसको वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे एक और वेक्टर ले लेते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो इसकी लेंथ को तो चेंज ना करे, इसकी लेंथ को चेंज ना करे, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 मैग्नीट्यूड वाला। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक यूनिट वेक्टर से जिसका नाम है आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो नाम होता है वो होता है आई कैप। इसका मतलब ये है एस वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप। तो अब से अगर आप कभी भी आई कैप देखोगे, तो आई कैप का मतलब हो गया कि पार्टिकल ने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन किधर किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाई की बात करूं, तो वाई के लिए ये होता है जे कैप, और अगर जेड एक्सिस की बात करूं, ये बाहर की तरफ, तो उसको बनाना थोड़ा टफ है, तो मैं ऐसे बना देता हूं। तो जब हम 2D में बनाते हैं जेड एक्सिस, तो हम इस तरीके से बना देते हैं, पर हालांकि ये इधर को नहीं है, ये बाहर की तरफ होता है ऐसे। तो जो इसका यूनिट वेक्टर है वो होता है के कैप, के कैप। अब ये जितने भी वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। जो आई है वो बता रहा है एक्स के अलॉन्ग, जो जे है वो बता रहा है वाई के अलॉन्ग, जो के है वो बता रहा है जेड के अलॉन्ग। और इन तीनों के ही मैग्नीट्यूड, चाहे मैं आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलूं, चाहे मैं जे कैप का मैग्नीट्यूड बोलूं, चाहे मैं के कैप का मैग्नीट्यूड बोलूं, ये सबके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तभी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से इसके मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें सिर्फ ये करने से क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई पार्टिकल इधर था, ओरिजिन पे था, 0 0 पे बैठा हुआ था, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी।
तो वो क्या करता है, थोड़ा सा 3 मीटर चलता है राइट की तरफ, 3 मीटर चलता है इधर, 3 मीटर इधर चलता है, और उसके बाद 4 मीटर चलता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ऊपर चलता है वर्टिकली अपवर्ड्स ऐसे 4 मीटर। तो वो पार्टिकल अब कहाँ पहुंच गया, वो पार्टिकल इस प्लेन में यहाँ पहुंच गया, ये हो गया पी पॉइंट। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप बोलोगे सर ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे हम, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लाइन खींच देंगे, और इनिशियल से फाइनल की तरफ, और फाइनल की तरफ क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, हेड जो होगा वो फाइनल में बन जाएगा। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कितना चला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ये है 3,4, ये है 3,4, एक्स में चला 3, ये कोऑर्डिनेट 3 है, वाई में चला 4, तो ये 4 है, तो 3,4। तो अगर आप मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है एस वेक्टर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक्स में चला 3, कितना चला एक्स में 3, तो 3 के आगे आएगा आई कैप, मतलब एक्स में चला 3 प्लस प्लस, और वाई की तरफ कितना चला 4, तो ये ऐड कर दिया हमने, तो इसको बोलेंगे हम 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब अगर आपका इनिशियल वेक्टर, अगर आपका इनिशियल वेक्टर ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन है, तो इसी वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर आपका इनिशियल पॉइंट जो है, अगर आप जो रेफरेंस पॉइंट है आपका, अगर वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर आप किसी पार्टिकल का पोजीशन देख रहे हो, तो इस वेक्टर को स्पेशली क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, तो अब से हम इसको ऐसा नाम देंगे, कभी मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसको नाम देंगे आर वेक्टर। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो आप r1 वेक्टर क्या बोलोगे, आप बोलोगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। मान लो ये पार्टिकल मूव करते करते, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है P1, मान लो ये पार्टिकल P1 पे है, और ये मूव करते करते इधर कहीं पहुंच जाता है, P2 पे पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है P2 पे, और यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं x2 x1 ऐसे। तो यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे इतना आएगा, इसको हम बोलेंगे R2 वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप R2 वेक्टर निकालोगे तो वो कितना आएगा, सिर्फ से कोऑर्डिनेट देख लो क्या है x2, तो आप बोलोगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो अगर अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखोगे, तो ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी, और ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन थी, तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या बना दोगे, एक लाइन बना दोगे, और इधर लगा दो फाइनल की तरफ एरो लगा दोगे। तो बस अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा आर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, बस फाइनल वाले पॉइंट में से, ये जो फाइनल वाला है, तो फाइनल वाला जो पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो बस, वेक्टर को, वेक्टर्स को। तो यानी कि जो हमारा फाइनल था वो कितना था, ये हमारा फाइनल वाला है, ये हमारा इनिशियल वाला है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो लाइक टर्म्स की तरह ऐड कर दो बस। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आएगा x2 में से x1 जाएगा, इतने आई कैप, x में इतना चेंज हुआ, और y में कितना चेंज हुआ ऐसे, प्लस, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आएगा y2 माइनस y1 जे कैप। यह है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस हमने कुछ नहीं करा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हमें खेलना जरूर आना चाहिए। तो देखो कैसे खेल सकते हैं इससे, देखो इस तरीके से, मान लो अगर कोई वेक्टर इधर को है, आपको पता है ये x के अलॉन्ग है, और ये इसका मैग्नीट्यूड 5 है, और आप चाहते हो कि मैं इसको वेक्टर लिखूं, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये a वेक्टर है, तो ये वेक्टर कैसा होगा 5, तो इसमें एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो ऐसा जो इधर को हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये हमें पता है आई कैप, तो मैंने कहा इसको आई कैप लिख दिया ऐसे। ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई वेक्टर अगर इधर को है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो वेक्टर बनेगा b, ये बनेगा 6, और इधर की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लो जिसकी लेंथ 1 हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने वाले से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बस हमें साथ में क्या पता चल जाएगा, जे कैप, तो हमें पता चल जाएगा डायरेक्शन, तो ऐसे। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड एक्सिस हो गई, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, लेकिन मान लो जो हमारा वेक्टर है वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में नहीं है, वो कोई रैंडम डायरेक्शन में, इस तरीके से ऐसे है, ऐसे। ये हमारा वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए मैं कैसे लिखूं, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए में क्या करेंगे, इसका एक तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, तो वो तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे, इसका मतलब हो गया इसकी लेंथ, ये मैंने लिख दिया। और हमें चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए,
तो हमें इसका यूनिट वेक्टर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इधर को एक वेक्टर ले लेंगे इसी डायरेक्शन में, ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में हो लेकिन उसकी लेंथ 1 हो, तो इसको बोल देंगे ए कैप। तो हम ऐसा बोल देंगे ए कैप, हम बोल सकते हैं कैपिटल ए कैप, ऐसे ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक एक लेंथ वाला, एक मैग्नीट्यूड वाला, 1 यूनिट वाला एक यूनिट वेक्टर, और इन दोनों को साथ में जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई वेक्टर ऐसे दे दिया जाए कि एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपसे बोले बताओ इसका यूनिट वेक्टर कितना है। तो अगर आपको पता हो तो 3i कैप, ये था 3i कैप मतलब 3,4, x में चला 3, y में चला 4, तो ये है हमारा वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। तो हमें आज इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, हमें तो ए कैप की वैल्यू चाहिए हमें कि इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा एक लेंथ वाला वो कैसे निकलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड से बनता है ऐसे, और बनता है ए कैप से। तो हमारा ए कैप कैसे निकल जाएगा कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर आप x में चले 3, मैं इसको बोलता हूँ x कॉम्पोनेंट इस वेक्टर का, x के अलॉन्ग कितना चला, 3 चला। इस 4 को मैं बोल देता हूँ y के अलॉन्ग कितना चला, y चला। तो अगर आप ध्यान दो, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड है इसका a, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया a का, तो ये हो गया ax का स्क्वायर। अगर आप ax का स्क्वायर कर दो, x कॉम्पोनेंट स्क्वायर कर दो, और y वाले कॉम्पोनेंट स्क्वायर कर दो, तो ये हमारे इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट। तो कभी भी अगर आपको निकालना है वेक्टर का यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो आप बस उस वेक्टर को, जो भी ये वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, जो भी ये वेक्टर है एज इट इज लिख दो, और इसको इसी के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम्स में डिवाइड कर दो। मतलब 3 का स्क्वायर, x वाले का स्क्वायर प्लस 4 वाले का स्क्वायर, ऐसा कर दो। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप, और नीचे आ जाएगा 5। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो इसको 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, तो वो पक्का 1 आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये 1 आना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि अगर तीसरी एक्सिस भी होती, अगर तीसरी एक्सिस में पार्टिकल मोशन करता, तो मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना, आपको बस z वाला कॉम्पोनेंट भी ले लेना है, z वाला कॉम्पोनेंट भी ले लेना है। तो ये हमारी कहानी हो गई यूनिट वेक्टर निकालने की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर में, वो है वेक्टर का रेजोल्यूशन। देखो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ऐसा, और आप इधर को चले थे, आप x में चले थे 3 मीटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 3 मीटर ए पॉइंट का। और ये जो बी पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये y में जो है ये हमारा 4 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है, मतलब ये हमारा डिस्टेंस 4 मीटर है। तो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगी, 5 मीटर निकल के आ जाएगी, 5 मीटर। तो इस वेक्टर का एक ये वाला, मान लो ये वेक्टर को मैं नाम दे दूं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो इस वाले को मैं बोलूंगा, इस वाले को मैं बोलूंगा इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट। ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, ये हो गया एक्स कॉम्पोनेंट। और ये वाला जो हो गया, ये वाला, ये हो गया वाई कॉम्पोनेंट। मतलब ये पार्टिकल इधर पहुंचा कैसे, इसने कुछ तो चला 3 मीटर एक्स की तरफ, कुछ तो चला 3 मीटर एक्स की तरफ, कुछ चला 4 मीटर वाई की तरफ, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गया। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए है, ये कुछ चला एक्स में इतने आई कैप प्लस, और कुछ चला वाई में इतने जे कैप। तो ये हमारा होता है रिजोल्यूशन वेक्टर। अब मान लो आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता आपको कि कितना है ये एक्स में कितना है, वाई में कितना है। अगर आपको ये नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर एक एंगल सोच ले थीटा, ये थीटा एंगल निकाल ले, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है बस, एक्स वाले की, और इसकी निकालनी है वाई वाले की, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है इस वाले की, ये लेंथ निकालनी है मुझे। अगर मैंने ए वाई निकाल लिया तो मेरे पास वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा, और अगर मैंने
ये निकाल लिया ओ ए, तो हमारे पास कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा, एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो करली ब्राउन हेयर, आपने जैसे भी याद किया हो आप ऐसे को यूज कर सकते हो। तो साइन थीटा के लिए तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई, और ये जो हाइपोटेन्यूज है तो अभी के लिए मैं इसको बोल देता हूँ 5 मीटर हटा के मैं इसको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको सिंपली हम ए भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको ए बोल रहा हूँ बस, तो ये हो गया ए। तो यहां से अगर आपको y कॉम्पोनेंट निकालना होगा तो ये आ जाएगा a इंटू साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो y कॉम्पोनेंट जो होता है वो a साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही x कॉम्पोनेंट क्या होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो साइड होगा ओ ए, ये हो गया हमारा बेस, तो बेस हो गया हमारा ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ये a का मैग्नीट्यूड मतलब a, और यहां से अगर आप ए एक्स निकालोगे तो वो आ जाएगा a इंटू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो इस वेक्टर को हम इसके दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक्स वाले में और वाई वाले में। तो ये जो वेक्टर है ये इन दोनों से मिलके बना है, तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर। तो देखो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मान लो कभी ऐसे कोई वेक्टर हो, यहाँ पे कोई ऐसे वेक्टर हो ऐसे तरीके से, ये मान लो ए वेक्टर है, और ये आपको पता है ये एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल है, तो हम बोलेंगे ये दो कंपोनेंट से बना है। एक ये वाला, तो देखो थीटा के साथ वाला, जो थीटा के साथ वाला है वो हो गया ए कॉस थीटा, ये बना ए कॉस थीटा, और जो सामने वाला बना वो बना ए साइन थीटा। सामने वाला बोलो या ये वाला बोलो, तो हम बोलेंगे ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए कॉस अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा ए साइन अल्फा। और फिर हम एक्स में अलग और वाई में अलग काम कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल तरीके से देख सकते हो। मान लो कोई वेक्टर ऐसे हो, ऐसे हो गए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर है, ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट ऐसे। तो थीटा के साथ वाला हो जाएगा बी कॉस थीटा, और थीटा के दूसरा वाला हो जाएगा साइन थीटा। सपोज कोई फोर्स लग रहा है किसी पे, इस तरीके को फोर्स लग रहा है, और वो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, ये कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला अल्फा के साथ वाला, ये हो गया एफ कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा। तो अब से आपको बार बार राइट एंगल ट्रायंगल देखने से बार बार साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फिजिक्स में इस तरीके से यूज कर सकते हो, और इसको हम बार बार बहुत तरीके से यूज करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल समझते हैं। डिटरमाइन द एंगल्स विच द वेक्टर a is equal to 5 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप मेक्स विद x y एंड z एक्सिस। बोल रहा है ये जो वेक्टर है ये x से कितना एंगल बना रहा है y के साथ और z के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक वेक्टर दूं ऐसे, और मैं बोलूं ये वेक्टर इधर की तरफ है ऐसे, ये एक वेक्टर है, तो ये x एक्स से कितना एंगल बना रहा है, ये x एक्स के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ये y के साथ कितना बना रहा है, ये y के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और ये z के साथ कितना बना रहा है, ये z के साथ 90 डिग्री बना रहा है। यही वेक्टर अगर मैं ऐसा कर दूं, यही वेक्टर मैं इधर को ले लूं, मैं ऐसा ना लेके इसको इधर को ले लूं ऐसे, तो ये अब कितना एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि अगर मैं इस थीटा ले लूं तो ये थीटा निकालना है बस मुझे। तो अगर आपको इस वेक्टर की लेंथ पता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, जिसको आप सिंपली ए बोल सकते हो, ए, तो ये अगर हमें पता है एक्स में, अगर आपको एक्स कंपोनेंट पता है, तो मैं कॉस थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर ये थीटा है तो थीटा के लिए ये जो है हमारा, ये बेस का काम करेगा, ये हमारा बेस का काम करेगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी बेस मतलब ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ये होगी। तो यानी कि आप एक्स के निकालने के लिए, एक्स के साथ जो एंगल है निकालने के लिए कॉस थीटा यूज कर सकते हो, ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली इसी बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको एक्स के साथ निकालना है तो एक्स वाले के एंगल को बोल देते हैं अल्फा, कि एक्स साथ बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, जेड के साथ बना रहा है गामा। ऐसे हम स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं क्योंकि तीन है तो अल्फा बीटा गामा नाम हो गए। तो आपको क्या करना है, बस एंगल निकालने के लिए एक्स वाले कंपोनेंट से इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, वाई वाले कंपोनेंट को इससे डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, और जेड वाले कंपोनेंट को डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, ऐसा कर दो। और मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखाया था, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो एक ही बात है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, उनका सम कर दो, उनका अंडर रूट कर दो। मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर दो, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 25 प्लस 25, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 5√2।
तो हमारा जो ए आया वो आया 5√2। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको ए के नीचे, तो ए एक्स कितना है, ये हमारा ए एक्स है, ये हमारा वाई कॉम्पोनेंट है, और ये हमारा जेड कॉम्पोनेंट है। आई के साथ लिखा वाला ए एक्स है, जे के साथ लिखा वाला ए वाई है, और के साथ वाला जेड कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 ए कितना है 5√2, तो ये वैल्यू आई 1/√2। तो कॉस अल्फा 1/√2 कब होता है, ये होता है 45 डिग्री पे। तो अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री, मतलब ये एंगल एक्स के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ए वाई अगर हम निकालेंगे तो ए वाई कितना है 0, 0 के नीचे कुछ भी लिखोगे तो ये 0 ही आएगा। तो कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 होता है 90 डिग्री पे। तो बीटा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है। और गामा कितना है, कॉस गामा ए जेड, तो जेड कॉम्पोनेंट कितना है 5/√2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं गामा भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, बिल्कुल एक्स की तरह। तो इस तरीके से हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। अब मज़ा तभी आएगा जब एक्चुअल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। तो एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, इसको करते हैं, इससे आपको वेक्टर्स में खेलना आ जाएगा, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लियर आइडिया हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। बोल रहा है एक मोटरिस्ट है, वो चलता है हमारा 500 मीटर चलता है, लेकिन हर 500 मीटर के बाद, हर 500 मीटर के बाद ये 60 डिग्री टर्न ले लेता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जाना था इसको ऐसा, लेकिन 500 चलते ही यहाँ से 60 डिग्री टर्न ले लेता है। तो यहाँ से 60 डिग्री कुछ ऐसा होगा, तो ये इधर को चलता है, पहले ये इधर को गया, फिर ये इधर को चला गया ऐसे। और जैसे ही 500 मीटर पूरा हो जाता है, फिर वैसे ये क्या करेगा, इस लाइन से 60 डिग्री बनाते हुए फिर से यहाँ से 60 डिग्री बनाएगा और इधर को टर्न ले लेगा ऐसा। ये फिर से 500 मीटर लेगा, फिर यहाँ से 60 डिग्री टर्न ऐसा। तो इस तरीके से कोई डायग्राम आने वाला है। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द 3rd, 6th एंड 8th टर्न। ठीक है, ये बोल रहा है हमारा 3rd वाले पे, 6th वाले पे और 8th वाले टर्न पे। ये हुआ पहला टर्न, ये हुआ दूसरा टर्न, ऐसे तीसरा टर्न, ऐसे जो 3rd टर्न होगा, 6th टर्न होगा और 8th टर्न जो होगा। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हर टर्न पे और डिस्टेंस, और दोनों को कंपेयर करना है। तो देखो पहले मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूँ। जैसे मान लो कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस बड़ी प्रॉब्लम को किसी छोटी प्रॉब्लम से कंपेयर किया करो। आप सोचो कि आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है क्या। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप सीधा चलते हो, आप 1 किलोमीटर सीधा चलते हो और फिर 180 डिग्री टर्न ले लेते हो, तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे 180 डिग्री। तो आपने क्या करा, 180 डिग्री करा, लेकिन आपने कितनी बार चलाई डिस्टेंस, 2 बार, तो एक टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। तो आप वापस यहाँ पहुंच गए। जैसे मान लो मैं आपको बोलता, आप जो टर्न ले रहे हो वो हर बार 90 डिग्री पे ले रहे हो, तो आप यहाँ से चलते ऐसे, फिर 90 डिग्री टर्न लेते, तो ये होगा पहला टर्न, फिर ये दूसरा टर्न हो गया, पहला टर्न, फिर दूसरी बार फिर से 90 डिग्री टर्न ले लिया और फिर इतना चले और फिर ले लिया वापस, ये तीसरा टर्न हो गया और वापस आप पहुंच गए। तो 90 डिग्री बनने वाला, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 360, तो आप 4 साइडेड वाला फिगर बन जाएगा और आप वापस वहीं आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। जब आपने सीधा चले तो 2 में क्लोज लूप बन गया, आप यहां से यहां चले गए। जब 90 डिग्री का टर्न ले रहे हो आप, तो 4 बार, तो 4 साइडेड क्लोज फिगर बन गया। तो अगर आप 60 डिग्री का ले रहे हो, तो 60 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 360 बन जाए, 360। मतलब जब ये पार्टिकल 60 डिग्री का टर्न लेगा बार बार, तो फिर ये हेक्सागन बना लेगा, ऐसा 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 ऐसा, और ये वापस यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ चलेगा, फिर 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 यहाँ चलेगा। तो चलो पहले मैं क्लियर डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। मान लो इस पार्टिकल ने ओ से स्टार्ट किया चलना, ये सीधा सीधा चला, तो ये 500 मीटर चला, और उसके बाद वो यहाँ से 60 डिग्री बनाते हुए, ऐसे 60 डिग्री बनाते हुए वो मुड़ जाएगा और फिर से 500 मीटर चलेगा। और जैसे ही 500 मीटर पूरे हो जाएंगे, फिर से ये यहाँ से 60 डिग्री बनाते हुए ये फिर से टर्न ले लेगा इधर को और ये इधर पहुँच जाएगा। तो ऐसा करते करते ये बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला 66 का कितना हो गया 360, तो ये क्लोज लूप बनाते हुए वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, वो ये है कि यहाँ से मैंने इसको इनिशियल पॉइंट माना है इसका, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, तो ये हमारा पहला टर्न है, ये हमारा पहला टर्न है, ये हमारा दूसरा टर्न है, ये हमारा तीसरा टर्न है, ये हमारा 4th टर्न है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता लगाना है 3rd टर्न कौन सा है, 6th कौन सा है, 8th कौन सा है। तो
फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ, सिक्स टर्न वापस यही होगा, फिर ये होगा हमारा वापस सेवन्थ टर्न, और ये होगा हमारा एट्थ टर्न, ऐसा। तो यहीं तक हमें देखना, तो यहाँ तक मैंने देख रहा है, तो ऐसी कुछ कहानी रहने वाली है। तो सबसे पहले थर्ड टर्न की बात करते हैं। थर्ड टर्न की बात करते हैं। तो दो चीजें निकालनी है हमें, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा हूं एस डिस्प, तो मैं निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और मैं निकाल रहा हूं डिस्टेंस। चलो सोचते हैं इस पे। देखो थर्ड टर्न कहाँ है, तो यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो यहां आया थर्ड टर्न, यहाँ पे वो थर्ड टर्न लेने वाला है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो क्लियर है, ये है डिस्टेंस आपका, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इसने 500 मीटर चला और 3 बार चला, तो आप बोलोगे डिस्टेंस तो आएगा 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर, तो क्लियरली आ जाएगा 1500 मीटर। तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ निकाल ली बस, 500 इंटू 3 टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा आता है, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिला दो, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो लेंथ होगा, मतलब ओसी की जो लेंथ होगी, ओसी की जो लेंथ होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हेक्सागन की मैं आपको एक बड़ी कूल प्रॉपर्टी बताता हूँ कि अगर हेक्सागन के आप सारे अपोजिट कॉर्नर्स को आप मिला दो, तो ये इसके सेंटर पे जाके कोइंसाइड करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर पे, और इसकी जो हर एक जो ये वाला लेंथ होगा, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर डी तक, ये सारी जो साइड्स हैं, ये जो लेंथ्स हैं, ये सारी की सारी हेक्सागन की साइड के बराबर आएगा। मतलब ये भी 500 मीटर होगा, ये भी 500 मीटर होगा, ये भी 500 मीटर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये सारे एंगल 360 डिग्री बनाएंगे, 360 अपॉन आप 6 कर दो तो 6 इक्वल बन जाएंगे एंगल, और ये 60 डिग्री है, तो एक्चुअल में ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। अब ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी है, तो मैंने आपको बता दी ताकि आप इजीली निकाल सको। तो ओ से लेकर आपको डिस्टेंस चाहिए, तो ओ से लेकर सी तक कितना हो गया डिस्टेंस, 500 प्लस 500, तो क्लियरली आ जाएगा ये 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा आया था, वो आया था 1500 मीटर। ऐसे ही निकाल लेते हैं सिक्स वाले का, 6 टन। अगर मैं 6 टन की बात करूँ, तो 6 टन वाले के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं। तो 6 टन की बात करते हैं, तो 6 टन कहाँ है, फर्स्ट टन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। इस बार डिस्टेंस तो निकालना कितना आसान है, डिस्टेंस तो देखो आसान ही होता है हमेशा। आप 500 चल रहे हो, और कितनी बार चल रहे हो आप, 6 बार चल रहे हो। 500 एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार ऐड कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3000 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बड़ा इजी हो गया इस बार। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट इस बार जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब आपको एट्थ वाला करना है, एट्थ वाला कहाँ है, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये है हमारा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 इंटू 8, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ आपको सोचना है कि आप कैसे निकालोगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो मान लो आपके पास दो वेक्टर है ऐसे, ये हमारा एक ए वेक्टर है और एक हमारा बी वेक्टर है इधर। तो इनके बीच में एंगल कितना है, तो अगर आपको एंगल निकालना है तो बस आप क्या कर सकते हो, इन वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली। आपको इस तरीके से शिफ्ट करना है कि आप इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की टेल को मिला दो आपस में। अब वेक्टर को शिफ्ट करते हुए हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करते हुए आप इसके डायरेक्शन को मत छेड़ना, ना हमें इसकी लेंथ चेंज करनी है, ना हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो आप इस ए को उठा के इधर बना दिया मैंने ऐसे, ए वेक्टर इधर बना दिया, और इस बी वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। तो इनके टेल्स के बीच में जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल थीटा, ये कहलाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब टेल के बीच में होता है, यूजुअली हम टेल के बीच में यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेल के बीच में भी, हेड के बीच में भी यही हो सकता है। हेड के बीच में भी ये एंगल आएगा। कैसे, मान लो अगर आप हेड से हेड ज्वाइन करते, तो आपने इसका हेड बनाया ऐसे, और इसका हेड कैसा आता, इसका हेड बनाना है इसके हेड के साथ, तो आप इसको ऐसे बना दोगे ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा। अब सर ये वही एंगल थीटा आ रहा है, ये भी थीटा आ रहा है, ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो इसको आप आगे सोचो ऐसे, यही तो है ए वेक्टर और यही तो है बी वेक्टर, यही तो है हमारा बी वेक्टर और यही तो है हमारा ए वेक्टर। तो एक्चुअली में ये बात जो है ये वर्टिकली अपोजिट है। इसी वेक्टर को अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा दूँ, आप ए वेक्टर अगर इधर ड्रॉ करते और बी वेक्टर अगर इधर ड्रॉ करते,
तो हेड हेड के बीच में तो वो एंगल बन रहा, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ ऐसे कर लेते हैं कि टेल टेल के बीच में देख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि टेल टेल के बीच में वाला एंगल होता है, हेड हेड के बीच वाला भी होता है, लेकिन हम लोग कौन सा देखेंगे हमेशा, ये वाला। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब एंगल देख रहे हो टेल टेल्स के बीच में, तो अब से हम टेल टेल के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो बस आप छोटा वाला एंगल ले लेना, कौन सा वाला लेना, थीटा 1 लोगे कि थीटा 2 लोगे, तो आप थीटा 1 वाला ले लेना, छोटा वाला एंगल ले लेना बस। तो ये होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नेक्स्ट इज वेक्टर एडिशन। देखो मान लो कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, ऐसे कोई एक बॉक्स है और इसको दो लोग धक्का मार रहे हैं, एक इधर को धक्का मार रहा है, ये मार रहा है 10 न्यूटन से इधर को धक्का मार रहा है, और एक इधर को धक्का मार रहा है F2, ये 5 न्यूटन से धक्का मार रहा है। तो होगा क्या, ये इसको धक्का मार रहा है ज़्यादा न्यूटन से, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और ये भी लगा रहा है लेकिन ये 5 न्यूटन से लगा रहा है, तो अल्टीमेटली ये बॉक्स इधर को जाएगा, ये बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है ये इधर की तरफ फोर्स फील करेगा, इसका 10 न्यूटन 5 न्यूटन खा जाएगा, तो इसको जो नेट फोर्स लगेगा 5 न्यूटन लगेगा। तो हमने क्या करा, ये था हमारा एक वेक्टर F1 वेक्टर और ये था हमारा F2 वेक्टर, तो हमारा जो रिजल्टेंट आया, जो नेट वेक्टर आया जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ये हमारा इधर को आया, तो हमने क्या करा, बस F1 और F2 को जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट निकालना, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। लेकिन बस ये वेक्टर एडिशन है, हम इनके साइन के साथ लेके इसको ऐड कर रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा कि 10 + 5, 10 और 5 जोड़ के तो 15 आता है, लेकिन यहाँ 10 और 5 को जोड़ के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से। तो फिजिक्स में 10 और 5 का सम, 10 और 5 का सम 5 भी आ सकता है, 10 और 5 का सम 15 भी आ सकता है, और इनके बीच में कुछ भी आ सकता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो अभी हम इसी को समझेंगे कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे, और ये हमारा कोई बी वेक्टर ऐसे, या ऐसा सोचो आप यहाँ पे आप दो फोर्स लगा रहे हो, इधर को भी फोर्स लगा रहे हो, इधर को भी फोर्स लगा रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये इधर को फोर्स फील करेगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ये वेक्टर जो होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो हमें इस वेक्टर में दिखेगा, और इस वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। बस इसी बात को बोला जाता है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, वो लॉज समझते हैं। तो पहला हमारा जो लॉ है वो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या बोलता है कि मान लो अगर आपके पास दो वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ए वेक्टर ऐसा, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और आप चाहते हो कि रिजल्टेंट निकाला जाए, मतलब आप चाहते हो कि ए प्लस बी निकाला जाए। ए प्लस बी किधर को आएगा, इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट वो किधर को आएगा, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, तो आप इसको बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह सोचो, मतलब आप पहले पहले वेक्टर को बना दो, तो पहले आप इस वेक्टर को ड्रॉ कर दो, तो इस वेक्टर को ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ही। तो शिफ्ट करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है, ड्रॉ करना है, लेकिन इसकी लेंथ नहीं छेड़नी है, इसका डायरेक्शन नहीं छेड़ना। तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ बना दिया मैंने, तो ये बना दिया मैंने ए वेक्टर, ये मैंने ए वेक्टर बना दिया। और फिर आप बनाओ दूसरा वेक्टर, कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर इस तरीके से बनाना है कि पहले वेक्टर का जो हेड है, पहले वेक्टर का जो हेड है इस दूसरे वाले वेक्टर के टेल से ज्वाइन होगा, इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन होगा। तो इसको हम लोग कई बार हेड टू टेल भी बोल देते हैं, हेड टू टेल, हेड से टेल को जोड़ना है। तो पहले वाले की हेड, पहले वाले की जो पहला लिखा है इसका हेड इसके टेल से जोड़ दो बस आप। तो इसको ड्रॉ करो ऐसे कि इसकी जो टेल है वो उसकी हेड से आगे लगे, तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे, ऐसे यहाँ रखेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे बना रहा हूँ बी वेक्टर, तो ये मैंने बी वेक्टर ऐसा बना दिया, यह है मेरा बी वेक्टर। तो आप बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह सोचो, आप सोचो पहले आप यहाँ खड़े थे इनिशियल पॉइंट पे, ये था आपका इनिशियल पॉइंट, तो आप पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर आपको यहाँ से यहाँ गए, तो आप कहाँ पहुँचे, तो आप यहाँ से यहाँ गए, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो जैसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हो, तो बस यही करना है, शुरुआत वाले के टेल से, जो शुरुआत जहाँ आपने जिस वेक्टर आपने स्टार्ट की थी, पहला जो वेक्टर था उसके टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को जोड़ दो बस, ये वाला वेक्टर निकाल लो आप। तो ये जो वेक्टर है आपका, ये आपको बता देगा ए प्लस बी वेक्टर, ये आपका ए प्लस बी वेक्टर होगा, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं, पहले टेल से हेड गए, फिर वापस टेल से हेड गए, लेकिन यहाँ देखो वापस हेड आ गया। तो ये दोनों सेम सेंस में लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आ गए, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहे वापस,
तो ट्रायंगल लॉ को ऐसे पढ़ा जाता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, आप मान लो कि दो साइड हो गई है ट्रायंगल की, हो गई दो साइड, टेकन इन ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में लिया, मतलब यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, कंटिन्यूएशन में है, तो टेल से हेड फिर वापस टेल से हेड। लेकिन ये क्या हो गया, ये हेड टू टेल हो गया, वापस नहीं आ पा रहे आप, तो जो थर्ड साइड होगी जो आपने अपोजिट सेंस में ली होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ, एंड द थर्ड साइड गिव्स द रिजल्टेंट। इसमें आप और एग्जांपल भी देख सकते हो, मान लो अगर आपने ऐसे बनाया ए वेक्टर और ये बनाया आपने बी वेक्टर, और आप चाहते हो ए प्लस बी बनाना, इसको शॉर्ट में रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे अब से हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वेक्टर ले लो, तो आप यहाँ गए, ये हो गया आपका ए वेक्टर, पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर दूसरा वेक्टर बनाना है, पर जहाँ पहुंचे इसकी टेल से स्टार्ट करना है, अब बी बना लो ऐसा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और फिर फाइनल जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका ए प्लस बी होगा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो ये भी हमारा एक्सटेंशन है, ये हमारा दूसरा तरीका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक है आपके पास बी वेक्टर और एक है आपके पास ए वेक्टर, तो सबसे पहले तो इनकी टेल से टेल ज्वाइन कर दो। तो अब आपको टेल से टेल ज्वाइन करना आ गया होगा, तो आप टेल से टेल ज्वाइन कर दो, और इन वेक्टर्स को दोबारा से ड्रॉ कर दो, मतलब इसी बी वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे, इस तरीके से, इसका एक और कॉपी बना दो यहाँ पे, और इस वेक्टर का एक और कॉपी बना दो ऐसे, एक पैरेललोग्राम बना दो। क्यों हो गया पैरेललोग्राम, क्योंकि ये जैसा डायरेक्शन इधर को है उसी डायरेक्शन में ये है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इनको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा, और आप फिर इनके टेल टेल से ये जो वाला पॉइंट होगा, यहाँ से ये वाला जो डायगनल होगा, ये जो डायगनल बनेगा, ये डायगनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को, मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर आप दो एडजेसेंट साइन ले लो, वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइन ले लो, पैरेललोग्राम बना दो, तो इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर बताता है। अब बात यह है कि अगर आपको पता है कि ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड मान लो 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर इनके बीच में एंगल पता है आपको, वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है, तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट निकालने का तरीका। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है, एक रिजल्टेंट वेक्टर की हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है, क्या, एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किधर को आ रहा है कितना, और दूसरा ये किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो डायरेक्शन हम बताते हैं वेक्टर्स में एंगल्स की टर्म में, तो हम ये बता देंगे बस ये यहाँ से कितने एंगल पे है। तो एक हमें बताना है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा बताना है डायरेक्शन, और वेक्टर्स में हम डायरेक्शन एंगल्स की टर्म में बता देते हैं, तो हम यहाँ से एंगल्स की टर्म में निकालेंगे। तो ये होता है डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब हम इसको करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने दो वेक्टर्स ले लिए, एक ले लिया ए वेक्टर और एक ले लिया बी वेक्टर। तो मैं इनके वेक्टर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस मैं आपको मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बी है, और हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर को आएगा, तो ये हमें निकालना है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो हमारे पास ये वेक्टर है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना दिया। तो मैंने जितना साइड ये था उतना साइड यहाँ ड्रॉ कर दिया, और जितना साइड ये था ऐसा इसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर बना दिया, मतलब इसकी कॉपी यहाँ बना दी, इसकी कॉपी यहाँ बना दी। तो हमारा जो ये वाली साइड होगी, सॉरी ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा। लेकिन हमें इसके मैग्नीट्यूड को निकालने की जरूरत है। तो हमें आर जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है आर, वेक्टर तो ये है लेकिन हमें इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो हमें ये निकालना है। क्लियर है ये बात, तो हमें आर निकालना है। और हमें क्या गिवन है, आपको गिवन है इन दोनों बीच के, ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा आपको पता है। तो आपको तीन चीजें पता है, एक आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड, एक आपको पता है बी का मैग्नीट्यूड, और एक आपको पता है एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर, थीटा आपको पता है। तो आपको तीन चीजें पता होती हैं, आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, चलो इनको पॉइंट्स को नाम देते हैं। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं S बोल देते हैं। तो क्या करो, यहाँ से यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं आगे,
और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप ड्रॉप कर देते हैं। ये हमने क्या करा, यहाँ से एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का फायदा क्या है कि 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो इस पॉइंट को चलो मैं बोल देता हूँ एम। तो अगर आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमने जो ये वाली साइड बनाई थी, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो हमने इसको ही तो यहाँ बनाया था ऐसे पैरेलल, और इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। अगर हमें ये वाला एंगल पता है थीटा, तो ये भी तो थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों एंगल थीटा ही है, तो ये एंगल हमें पता है। और क्योंकि हमें इसकी लेंथ पता है बी, ये हमें पता था, ये हमें पता था, तो अगर ये बी है तो ये भी तो बी होगा। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में, छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में, इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पता है, आपको ये पता है, तो आप ये नहीं निकाल सकते ये कितना होगा, आप ये नहीं निकाल सकते। तो देखो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया एक वेक्टर बी। तो थीटा के साथ वाला ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला क्या होता है, बी कॉस थीटा। और थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, बी साइन थीटा। ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आपने ये वाली साइड निकाल ली, ये वाली साइड निकाल ली, आपने ये वाली साइड निकाल ली, और ये आपको पहले से पता थी ए, तो ये पूरी आपको पता चल गई। अब ये पूरी कितनी हो गई, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ से लेकर एम तक। और आपको एस एम पता है, ये आ गया बी साइन थीटा। तो अब आप इसे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को देखो जरा, ये वाला, ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो आर है वो इसका हाइपोटेन्यूज है, जो रिजल्टेंट हमें निकालना है ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में, जो आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ एस एम, ओ एस एम, तो ओ एस एम में आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लगा देते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड। तो हमें आर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर का स्क्वायर यही हमें निकालना था। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, बेस स्क्वायर, ओ से लेकर एम तक का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक था ए, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बी कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, प्लस, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब 2ab कॉस थीटा प्लस, और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी, तो जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साथ में आते हैं, इनके कोफिशिएंट भी कॉमन है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर आप बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और किस्मत से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हम इसको कॉमन निकालेंगे तो ये सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, और ये आ गया आपका 2ab कॉस थीटा। ये आया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हम अंडर रूट कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो ऐसे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या सिंपली आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ आई बात। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये कितना एंगल बना रहा है गिवन वेक्टर से। हमें एक्सेस तो नहीं पता यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये गिवन वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो या तो इस आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल निकाल लो, या तो अल्फा निकाल लो। तो हम ऐसा बोलेंगे आर का जो लेंथ है वो तो, ये लेंथ तो इतनी आ रही, इतनी लेंथ, मान लो ये 10 मीटर आई, ये 10 यूनिट्स आई, तो 10 आई, और ये ए से अल्फा एंगल पे है, और ये ए के साथ अल्फा एंगल में, तो ऐसे हम डायरेक्शन बता देते हैं एंगल की टर्म में। तो यहाँ से 10 अल्फा निकाल लो आप,
मतलब अल्फा निकाल लेंगे लेकिन 10 की टर्म्स में, तो 10 अल्फा निकाल लो फिर से इस बड़े ट्रायंगल में। तो 10 अल्फा देखो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा अपॉन बेस हो गया ये पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, 10 अल्फा निकाल लेंगे जो कि हमें अल्फा की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये हमारे डायरेक्शन का काम हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा आप पढ़ते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस थीटा लगाना है, अंडर रूट करना है, ये हो गया। 10 अल्फा को आप कैसे याद रखोगे, देखो बड़ा इजी है। तो मान लो आपके पास ये है आपका ए और ये है आपका बी और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था ऐसा कुछ, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था और आपको ये अल्फा निकालने में इंटरेस्ट है और इनके बीच में एंगल आपका थीटा है और आपको 10 अल्फा निकालने का मन है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो अल्फा एंगल है किसके साथ ये देख लो, अल्फा एंगल के साथ है ए के साथ है, तो ए को यहाँ पे अकेला लिख दो ऐसे, जिसके साथ है उसको अकेला लिख दो, जो बचा दूसरा वाला उसका साइन थीटा ऊपर लिख दो और उसका कॉस थीटा नीचे लिख दो। देखो यही फॉर्मूला लिखा है मैंने, 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सेम जैसे मान लो अगर आपको ये वाला एंगल की टर्म में निकालना, आपको बीटा निकालने का मन होता तो आप 10 बीटा के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखते, तो फिर से हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो बीटा एंगल है किसके साथ ये देख लो, बीटा जो एंगल है वो किसके साथ है, वो रिजल्टेंट और बी के बीच में है। तो जिसके साथ है उसको लिख दो अकेला नीचे, जो बचा दूसरा वाला ए, इसका साइन थीटा ऊपर लिख दो और इसका कॉस थीटा नीचे लिख दो। तो ये फॉर्मूला बनेगा 10 बीटा के लिए। तो आप जो मर्जी निकाल सकते हो। तो ऐसा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेशन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा तभी आएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोला हमारे पास दो वेक्टर है जो मैग्नो बराबर है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू आइदर ऑफ द वेक्टर्स। बोल रहा है दो वेक्टर्स हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड एक्स है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक्स है, ऐसा बोल रहा है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के में से बराबर आ रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ईदर ऑफ द वेक्टर्स, इनमें से किसी एक के बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, तो ये भी एक्स आ रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब ये थीटा के बारे में पूछ रहा है। ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर ऐसा है जिसकी लेंथ बराबर है बी वेक्टर के, ऐसे ये बी वेक्टर की, ये दोनों की लेंथ बराबर है, ये वेक्टर ये वेक्टर, ये अगर 10 यूनिट का है ये भी 10 यूनिट का है। बोल रहा है जो रिजल्टेंट आ रहा है इनके बीच में, जो रिजल्टेंट आ रहा है भाई पैरेललोग्राम बना लोगे आप इस तरीके से, इस तरीके से बना लोगे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, अगर ये 10 का है ये 10 का है तो ये भी 10 का ही आ रहा है। तो बोल रहा है इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल है कितना, ये थीटा कितना होना, ये हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे बस। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट होता है। मैं इसको ऐसे लगा लेता हूँ बस, यूज इसको मैं ऐसे करता हूँ, स्क्वायर में जरूरत पड़ती है तो मैं अंडर रूट कर देता हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे यूज कर सकते हो। तो आर का मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी एक्स है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। तो 2 ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है और कॉस थीटा, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा निकालना है बस। तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये इधर चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -हाफ। अब जिन बच्चों को पता है कॉस थीटा -हाफ कब होता है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 120 डिग्री पे ये 1/2 वैल्यू देता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 120 डिग्री, ठीक है, 1/2 देता है 60 डिग्री पे, पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये 180 माइनस 60 होगा, तो ये 120 डिग्री होगा। वरना आप डायरेक्टली याद रखो कॉस 120 की वैल्यू -हाफ। अगर आपको टिग्नोमेट्री वैल्यूज के लिए, टिग्नोमेट्री एंगल्स में खेलने के लिए कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। खैर, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो था 120 डिग्री। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो बोल रहा है दो फोर्सेज है भाई 3:5 के रेशियो में, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 35 न्यूटन आ रहा है। तो एक फोर्स ले लेता हूं मैं F1, ये लेता हूं मैं 3x इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा जो फोर्स हो गया वो हो गया 5x। रेशियो वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं।
और रिजल्टेंट जो आ रहा है इसका, रिजल्टेंट की वैल्यू बोल रहा है 35 न्यूटन, तो बोल रहा है एंगल 60 डिग्री है, थीटा भी दे दिया इसने, तो फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक्स निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, प्लस 2 F1 F2, तो 3x फिर 5x और फिर cos 60 डिग्री, ऐसा। तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये कितना आया 30 स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है, ये होता है हाफ। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे 35 का स्क्वायर डायरेक्ट, देखो कोई नंबर अगर 5 से एंड करता है ना, 5 से उसका स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। जैसे 5 का स्क्वायर हो गया 25, और जिसका निकालना है 45 का, तो 4 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 जा 20, तो 45 का 2025 हो गया। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना था, तो मैंने क्या करा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर लिख दो बस डायरेक्ट, और 3 को मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से, तो 3 का अगला नंबर क्या होता है, 3 से नेक्स्ट 3 4 जा 12, तो ये होगा। जैसे 65 का स्क्वायर लिखना है, 65 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 25, और 6 इंटू अगला नंबर क्या होता है 7, 6 7 जा 42। अब 85 का स्क्वायर आप सोच लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आया 1225 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 34x स्क्वायर प्लस ये आ गया 15x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया ऐड करके 9 और 4 49, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1225 अपॉन 49, तो हमें डायरेक्ट पता है ये एक्स क्या आएगा, ये 35 का स्क्वायर लिखा है और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो x की वैल्यू कितनी होगी 35.7, x आ गया। तो अगर x आ गया तो आपका F1 आएगा 3 इंटू दिस वैल्यू इतने न्यूटन, और जो आपका F2 आएगा वो आएगा 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 35/7 इतने न्यूटन, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 1 2 और 3, तो मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो अगर आपने a प्लस बी करा, a प्लस बी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर था, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया था r, ये आपने ऐसे निकाला था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ऐसे अगर आप डिफरेंस निकालोगे इनका, a माइनस बी वेक्टर निकालोगे, तो माइनस को भी हम कैसे देख लेते हैं, इसको भी हम एडिशन की तरह ही देख लेते हैं, तो हम a में माइनस बी जोड़ देते हैं बस। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, अगर आप s का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस 2ab की जगह आ जाता है माइनस 2ab cos थीटा। तो ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर आप बोल सकते हो, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से, तो मैंने एक क्वेश्चन इसके लिए भी ऐड कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं वेक्टर्स में, प्रोडक्ट पॉसिबल है, डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, और दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का मतलब बताता हूँ। तो आपको पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको ये वेक्टर्स पता होने चाहिए और इनके बीच में एंगल्स पता होना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए डॉट बी रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, भाई डॉट प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ए का प्रोजेक्शन ले लो, ए का वाला देखो ए के दो कंपोनेंट होंगे, ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक तो ये वाला कंपोनेंट हो गया ए का, और एक ये वाला। तो जो ए का ये वाला कंपोनेंट हो गया, अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है ए कॉस थीटा। तो ये बोलता है ए डॉट बी का मतलब होता है कि ए का वाला कंपोनेंट ले लो, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ले लो अलोंग बी, बी के अलोंग जो होगा, बस इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए कॉस थीटा को आपको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। इसीलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा बताया जाता है कि जो ए डॉट बी होगा वो आएगा ए
पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी, और कॉस थीटा, जिसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इस वेक्टर में ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये एक स्केलर वैल्यू है, ये एक मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर वैल्यू है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी एक वैल्यू ही है, तो ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है डॉट प्रोडक्ट करने से जो आया वो एक स्केलर क्वांटिटी बनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्क सुना हो, वर्क, तो ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर आप सुनोगे पावर, पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं डॉट प्रोडक्ट के। तो ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। इसी बात को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो आपके पास ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, इनके बीच में थीटा एंगल था, तो आप जरूरी नहीं कि ए का प्रोजेक्शन लो, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्शन में मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो अगर आप ऐसे में देखोगे तो ये अब दो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बी वाले के, तो बी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा थीटा के साथ वाला, ये बनेगा बी कॉस थीटा और ये बनेगा बी साइन थीटा। पर हमें याले से मतलब नहीं है, हमें वही दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो एक लाइन पे आ जाए ऐसे। तो यहां से भी अगर आप ए डॉट भी निकालोगे तो आप कैसे बोलोगे, इसको आप ऐसे बोल सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ, बस किसी भी एक का प्रोजेक्शन ले लो अलोंग ए, तो यहां पे आप बोलोगे बी का कौन सा प्रोजेक्शन, ये वाला ए के अलोंग, वो क्या आया बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए से, अब भी ये फॉर्मूला जो बनेगा वो ए बी कॉस थीटा ही बनेगा। तो चाहे बोल लो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऐसा, या ऐसा बोल लो कि बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को हम यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करने के तरीके, एक तरीका क्या है, अगर आपको ए दे रखा है, अगर आपको बी दे रखा है, मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है, और आपको थीटा दे रखा है, तो आप ए बी कॉस थीटा लगा लोगे ऐसे, तो आप यहां से निकाल लोगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा आपको वेक्टर्स में गिवन होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना होगा, आपको ए डॉट बी वेक्टर करना होगा, और आपको वेक्टर्स दे रखे हैं कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है। जैसे मान लो ये दे रखा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और ये दे रखा आपको माइनस आई कैप, चलो प्लस ही कर लेते हैं, और प्लस 2k कैप, ऐसा। तो ए डॉट बी क्या होगा, तो देखो ए डॉट बी अगर आप ध्यान दो, अगर आप आई डॉट आई करोगे, आई डॉट आई ये यूनिट वेक्टर्स है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो आई डॉट आई करोगे तो ये क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए डॉट बी का कि ए बी कॉस थीटा, मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल, तो आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस, अब आई भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, तो आई और आई के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा कॉस 0। तो अगर आप आई डॉट आई निकालोगे तो कॉस 0 1 होता है, ये मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वैल्यू 1 आएगी। तो चाहे आप आई डॉट आई निकालो, आई डॉट आई निकालो, चाहे आप जे डॉट जे निकालो, चाहे आप के डॉट के निकालो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है यूनिट वेक्टर्स के बीच में ये 1 आता है। लेकिन अगर इसी बात का मैं उल्टा बोलूं कि आप आई का निकाल लो डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, चाहे जे का के साथ, चाहे के का आई के साथ, कैसे भी, चाहे इनका रिवर्स बोल लो जे डॉट आई, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, एक्स के साथ वाई 90 डिग्री, वाई के साथ जेड 90 डिग्री, जेड के साथ एक्स 90 डिग्री, तो सबके यहाँ पे कॉस 90 डिग्री आएगा, तो ये 0 आएगा। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ आई आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू। मतलब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस, फिर इनके कोफिशिएंट तो प्लस 4 इंटू प्लस 1, तो आएगा 4 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है माइनस 6 इंटू इंटू 2, और ये हमारा आ गया आंसर। बस एक ये स्केलर वैल्यू आएगी, सॉल्व करके एक नंबर आएगा, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है।
तो ऐसे हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपको ऐसे निकालने के लिए पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन करते हैं, एक अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस। बोल रहे एक बॉडी है जो जेड एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहती है, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस मच। तो बोल रहे एक फोर्स वेक्टर है, वो दे रखा है आपको माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और इतने न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। बोल रहे वर्क डन कितना आएगा इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। देखो फोर्स आपको वेक्टर में दिया है, और वर्क जो होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट होता है। तो क्योंकि आपको फोर्स वेक्टर में दे रखा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर का, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन किधर को है जेड में, और जेड का मतलब क्या होता है के कैप। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स में 0 है, जे में भी 0 है, वाई में भी 0 है, पर के में कितना है 4 है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं लिखा है मतलब 0 लिखा है, तो ऐसे भी सोच लो या मन में ऐसे सोच लो। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो डायरेक्ट करेंगे तो आई वाले को आई से करना था, पर है ही नहीं, तो ऐसा सोच लो, तो आई इंटू 0, तो ये खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया प्रोडक्ट। तो सिर्फ 3 इंटू 4, सिर्फ के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये तो 0 है, हटाओ इसको, तो 3 इंटू 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 4, क्या आया 12, और आया वर्क। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 जूल। डॉट प्रोडक्ट की एक बहुत खास बात है क्या, कि ए डॉट बी, इस पे ए बी कॉस थीटा आता है, और कॉस 90 डिग्री पे कितना होता है, ये 0 होता है। मतलब कभी अगर आपके पास दो वेक्टर्स आ गए ए और बी, और इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, या ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है 90 डिग्री बन रहा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए इज इक्वल टू दिस मच एंड बी इज इक्वल टू दिस मच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोले लेमडा कितना हो कि इनका परपेंडिकुलर हो ये वेक्टर्स आपस में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ए डॉट बी कितना कर देना है, 0 कर देना है। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। काफी सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के दिखेंगे, तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आई वाला आई से 2 4 जा 8, लेमडा इंटू -2 तो आएगा -2 लेमडा, और 1 इंटू -2 तो आएगा -2 इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से लेमडा आपका डायरेक्टली आ जाएगा, तो यहाँ से 2 लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6, लेमडा आ जाएगा 3, तो लेमडा 3 होगा, वे वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ यूनिट वेक्टर ए, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ए कैप एंड बी कैप ये यूनिट वेक्टर है। इफ ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट थीटा, बोल रहा है यूनिट वेक्टर है हमारे पास, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है ए कैप, एक छोटा सा वेक्टर है बी कैप, छोटा सा मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ऐसा। तो बोला देन प्रूव दैट जो ए माइनस बी होगा, ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो हमें प्रूव करना है कि ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा। देखो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 आ रहा है और हमें थीटा पता है, तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला जरूर यूज होगा, तो टिग्नोमेट्री फॉर्मूला कोई ना कोई यूज होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। खैर ये आपको डिफरेंस निकालना है, मैंने आपको भी बताया था एस वेक्टर है ना डिफरेंस निकालने का तरीका। तो वो क्या बोलता है, अगर आपको दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब बस माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में कॉस ऑफ, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ऐसे लगाना है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस 2ab cos थीटा। अब मुझे ये पता है कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर बोलो चाहे 1 बोलो एक ही बात है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, -2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कुल मिला के ये बचा 2 cos थीटा, ऐसा। तो ये बचा 2 - 2 cos थीटा,
और ये आया आपका 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, ऐसा आया। अब जिनके पास मैथ्स है उनको थोड़ा पता होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, डबल एंगल से आप हाफ एंगल में जा सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा कर दो, ऐसा लिख दो। तो अगर यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का आधा कर दो यहाँ पे थीटा बाई 2। अब इसको इधर भेजो और इसको इधर भेज दो, तो बस यही लिखा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ। ये मैथ्स में डायरेक्ट यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, लेकिन फिजिक्स में हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं। तो आप दो फॉर्मूले याद कर सकते हो, एक 1 प्लस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आप फिजिक्स में भी ध्यान रखो। खैर यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये सब अंडर रूट में है, और अंडर रूट से बस एक एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया, इसका स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा आंसर। डॉट प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन होती है कि प्रोजेक्शन निकालना। तो मान लो आपके पास दो वेक्टर है, ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपको प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है जो भी इनके बीच पे एंगल है। मान लो आपको ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के लॉन्ग, हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में यूज किया था, तो हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। आप ऐसा सोचो, आप यहाँ से टॉर्च मार रहे हो, टॉर्च यहाँ से टॉर्च मार रहे हो, तो ए वेक्टर की जो शेडो बनेगी बी के अलॉन्ग, ये वाला, ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। ए का वो वाला कंपोनेंट जो बी के अलॉन्ग हो। तो अगर ये थीटा है तो हमें पता है कि ये थीटा के साथ वाला क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो कुल मिला के ये आपसे ए कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, ए कॉस थीटा पूछ रहा है। अब आपको गिवन होता है यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन आपको थीटा नहीं पता होता, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमें कहता है कि ए डॉट बी, अगर आपको ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे। आई से आई को मल्टीप्लाई, जे को जे वाले से, के को के वाले से, तो ये आ जाएगा। और ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप, एक्स वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई वाले का और जे वाले का, ए और फिर बी और कॉस थीटा। तो हमें ए कॉस थीटा की वैल्यू तो चाहिए, हमें ए कॉस थीटा की वैल्यू तो चाहिए, तो बी को इधर भेज दो। तो ये हो गया ए डॉट बी, और नीचे बी लिख दो बस। मतलब अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी के लॉन्ग, तो मुझे कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम मैं कह रहा हूँ कि आप डॉट प्रोडक्ट ले लेना ऊपर, और जिसके अलॉन्ग निकालना है, जिसके अलॉन्ग निकालना है, बी के अलॉन्ग निकालना है, तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस। बस ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। बस मान लो आपसे पूछता प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो अब से आपको इतना नहीं सोचना, आपको क्या करना है, जिसके अलॉन्ग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लिख दो नीचे, और ऊपर लिख दो डॉट प्रोडक्ट। सिंपल, ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस ए। तो बोल रहा है ये जो वेक्टर है ए 2i प्लस 3j, इसका प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग दिस वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ, अलोंग i प्लस जे। ये चाहिए हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग दिस। तो मैंने क्या बोला, जिसके अलोंग चाहिए, जिसके अलोंग चाहिए उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। तो यहाँ पे आएगा बी का मैग्नीट्यूड, और ऊपर क्या आ जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट। बस ये करना है प्रोजेक्शन में। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना ईजी है, आई वाले को आई से तो 2 इंटू 1 2, जे वाले को जे से तो 3 इंटू 1 3, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर और के वाले का स्क्वायर। तो के वाला तो है ही, मतलब 0 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया √2। तो यहाँ आएगा √2, तो इसका आंसर आएगा 5/√2। और ये एक लेंथ है, तो आप यहाँ पे यूनिट्स लिख दो बस, हमें नहीं पता यूनिट क्या है इसकी, तो हम लिख देंगे 5/√2 यूनिट्स। तो ऐसे निकालते हैं प्रोजेक्शन।
तो बच्चों लास्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दो टाइप के पॉसिबल होते हैं, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। तो ये वाला बड़ा स्पेशल है, क्यों कि आप जो भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो उसमें तो हम एक वेक्टर का दूसरे के अलावा प्रोजेक्शन देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो पहली बात इसको लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक नए वेक्टर का जन्म हो जाता है, एक नया वेक्टर आता है। और वो वेक्टर जो आता है जिस प्लेन में मैंने ये बनाया ए और बी को, इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आता है। मतलब अभी जो वेक्टर आएगा नया ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है जिसको चलो सी वेक्टर बोल देते हैं हम। ए एक वेक्टर था, बी एक दूसरा वेक्टर था, इन दोनों के क्रॉस करने से एक तीसरा वेक्टर जन्म लेता है सी वेक्टर, जो कि इन दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। मतलब या तो ऐसे आएगा इधर को, या फिर अंदर की तरफ आएगा ऐसे, इधर को भी आ सकता है, पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो कई बार इस तरीके को हम ऐसा ना बना के हम लोग ऐसा बना देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हम ऐसा बना देते हैं इसको, ये मैंने प्लेन बना दिया ऐसे, तो मैंने ऐसे प्लेन रखा हुआ है ऐसे, और मैं यही वेक्टर बना रहा हूँ कि मैंने ये रखा हुआ ए वेक्टर, इस पर मैंने ए वेक्टर ऐसे बना दिया और एक बी वेक्टर ऐसे बना दिया ऐसे। तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर ऐसे। अब इनके बीच में जब मैं क्रॉस लूंगा, क्रॉस ये मेरा थीटा है, तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो एक नया वेक्टर आएगा जो कि कहलाएगा ए क्रॉस बी। तो मैं उसको नाम सी दे रहा हूँ बस। तो वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, मतलब ये ए के भी परपेंडिकुलर आता है, ये बी के भी परपेंडिकुलर आता है, इनफैक्ट ये इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आता है जिस प्लेन में ए और बी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो ए क्रॉस बी है ये एक वेक्टर है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो निकलता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस बार आप यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हो। अब ये सारे के सारे तो मैग्नीट्यूड हो गए, लेकिन ये एक वेक्टर है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक यूनिट वेक्टर। तो हमें ये पता है कि ये इन दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो हम इसको बोल देते हैं नॉर्मल। इधर को एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं ऐसे एन कैप। एन कैप का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि नॉर्मल है दोनों के, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी, ये होता है हमारा ए क्रॉस बी। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो ए क्रॉस बी जो हो गया वो हो गया ए बी साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। तो ऐसा। हाँ लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलोगे तो ए क्रॉस बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड के लिए बस बार लगा दिया मैंने, तो फिर हम ए बी साइन थीटा बोल सकते हैं सिर्फ। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब सर मैग्नीट्यूड वेक्टर है तो डायरेक्शन भी कुछ होगा, तो हाँ एक रूल होता है हमारे पास। वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं पर मैं आपको दो रूल बता देता हूँ। एक होता है राइट हैंड थंब रूल, एक होता है राइट हैंड थंब रूल। एक हमारा ज़्यादा फेमस है, एक होता है हमारा स्क्रू रूल। ज़्यादा फेमस क्या है, मतलब सारे ही फेमस हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, हल्के हल्के आप पढ़ते चले जाओगे, लेकिन क्लास 11th में आपको ये दो रूल ही पढ़ाए जाएंगे हर जगह। खैर मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस बी मैंने बनाया ए और बी। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी, तो हमें क्या करना है, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ बस। तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है इस तरीके से, और अपनी सारी फिंगर्स पहले वाले वेक्टर जो मैंने पहले लिख दिया ए के अलोंग कर देनी अपनी सारी फिंगर्स। बस इस तरीके से करनी है कि कर्ल करने पे आप बी की तरफ जाओ, आप बी की तरफ जाओ। तो ऐसे रखने पे तो नहीं हो पा रहा, तो पलट दो हाथ ऐसे। तो ए की तरफ फिंगर्स रख दी, अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो बी की तरफ। देखो हम बी पे पहुंच गए ऐसे। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। तो जहां आपका थंब जा रहा है, थंब आपका कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो हमारा जो ए क्रॉस बी है वो अंदर की तरफ है, तो अंदर हम ऐसे दिखा देते हैं क्रॉस विद अ सर्कल। इसका मतलब होता है इनवर्ड्स, इसका मतलब होता है इनवर्ड्स, या आप बोल सकते हो इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड्स है, या आप बोल सकते हो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऐसा बोल सकते हो, अंदर की तरफ है। लेकिन अगर आप बी क्रॉस से निकालोगे, बी क्रॉस से, बी क्रॉस से, चलो बी क्रॉस से करते हैं। तो लेकिन पहले पहले नंबर पे क्या लिख दिया मैंने, पहले नंबर पे बी लिख दिया। तो इस बार अपनी फिंगर्स बी की तरफ करेंगे और कर्ल ऐसे करेंगे कि ए पे पहुंच जाए। तो इस बार बी पे रखेंगे, कर्ल ऐसे करेंगे कि ए पे पहुंच जाए। तो बी पे रखा,
और कर्ल किया तो ए पे पहुंच गया ऐसे, तो थंब का जा रहा है बाहर, तो यार आउटवर्ड्स। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ आया, लेकिन बी क्रॉस ए का किधर को आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं आउटवर्ड्स। ये आ रहा है आउटवर्ड्स, या आप आउट ऑफ द प्लेन बोल सकते हो, आउट ऑफ द प्लेन। इसको ऐसे दिखा देते हैं क्रॉस विद अ सर्कल, इसको दिखा देते हैं डॉट विद अ सर्कल, सिंबल है बस। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं आ रहे, ए क्रॉस बी अंदर जा रहा था और बी क्रॉस ए बाहर आ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये बराबर नहीं होते, ये बराबर होते हैं लेकिन माइनस लगाना पड़ता है, तो ये ऐसे होते हैं बराबर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, एक ही बात थी ऐसा। अब कर लेते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में क्या है, तो आपने अगर स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया हो कभी, पेचकस, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाले पे आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए। अगर ए क्रॉस बी, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह पकड़ने लग गया देखो, तो ए पे रखना है ऐसे, तो आपको इस तरीके से करना है कि आपको बी की तरफ टर्न करना है इसको ऐसे, तो आपने ऐसे रखा, बी की तरफ टर्न रखा। लेकिन अगर आपने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया हो, तो जब आप किसी चीज आप ऐसे टर्न करते हो क्लॉकवाइज, तो वो जो बोल्ट होता है, वो जो नट होता है, वो अंदर जाता है अंदर, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, ऐसे लूज करते हो, तो वो बाहर आता है। तो अगर आपको ऐसे घुमाना पड़ रहा है, तो आपका एक क्रॉस भी अंदर की तरफ है, तो ये बोलेगा इनवर्ड्स, जैसा कि यहाँ आ रहा था इनवर्ड्स। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए निकालते, तो इस बार आप बी के पे रखते और ए की तरफ घुमाते, तो ए की तरफ घुमाने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है ऐसे, और जब हम ऐसे घुमाते हैं, जब हम ऐसे घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर को, तो वो बाहर आता है, तो इसीलिए ये आएगा आउटवर्ड्स। तो चाहे आप ये यूज़ करो चाहे आप ये यूज़ करो, पर दोनों ही रूल बड़े आसान है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, तो चलो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बता देते हैं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। मान लो ये दे रखा आपको आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये दे रखा आपको 2i माइनस जे प्लस 3k, और आपको बोले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो कितना आएगा। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट रूल। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दो डंडे से खींचने बड़े बड़े, और यहाँ पे लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आप ए क्रॉस भी निकाल रहे हो, तो ए के कोफिशिएंट पहले इस वाली रो में लिख दो। तो ए के कोफिशिएंट क्या है 1, जे के पास का लिखा हुआ है 2, और इसका लिखा है 3, और बी वाले का इधर लिख दो। पहले ए का लिखना है फिर बी का लिखना है। अगर ए क्रॉस भी निकाल रहे हो, तो ए का ऊपर आएगा फिर बी का आएगा। बी का कितना है 2 -1 और 3, और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको खोलना है प्लस के साथ, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ। तो आई के साथ खोलना है, देखो क्या करेंगे हम, इसके अलावा खोलना है, तो आप आई के नीचे और आई के बाद, ये आई जिस रो में उसको छुपा दो, आई जिस कॉलम में उसको छुपा दो, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो इन दोनों को हाइड कर दो, क्या बचा आपका ऐसा, ये आपको 4 नंबर दिखेंगे बस। तो आई के साथ, लेकिन आई किसके साथ यूज कर रहा है, प्लस के साथ, आई के साथ ऐसा। तो ऐसा करने के बाद राइट बॉटम से जाओ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस कितना आया 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस दिस इंटू दिस, तो आया -1 इंटू 3, -1 इंटू 3। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 2, और बीच में आता है माइनस, और फिर यहां से यहां, तो राइट बॉटम से राइट की तरफ से ऐसे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू 3। ये आया आई के साथ, ये आई के कोफिशिएंट आए। फिर जे के, लेकिन जे के साथ क्या लिखा है माइनस, तो ये माइनस जे के साथ खुलेगा। फिर जे के लिए भी सेम काम करना है, जे के लिए भी सेम काम करना है। तो जे के नीचे जे वाली रो हाइड कर दो, जे वाले नंबर हाइड कर दो, तो आपको 4 नंबर दिख रहे होंगे, 1 3 2 3 1 3, ये 4 नंबर दिख रहे होंगे आपको ऐसे। तो क्या करना है अब, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो राइट बॉटम से, तो दिस इंटू दिस, तो ये आएगा 3 इंटू 1 माइनस
दिस इंटू दिस, माइनस आएगा बीच में, फिर 2 इंटू 3, ये आया जे के कोफिशिएंट, माइनस जे के, फिर के साथ क्या लिखा है, प्लस। तो ये हमेशा प्लस माइनस प्लस ही लिखना है, हमेशा हमेशा प्लस आई के साथ, फिर माइनस जे के साथ, फिर के साथ। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, के वाला रो छुपा दो, के वाला कॉलम छुपा दो, और राइट बॉटम 4 नंबर दिखेंगे तो राइट बॉटम से दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा, -1 इंटू 1, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, तो आएगा 2 इंटू 2। और बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर तैयार हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बस। कितना है ये, 6 माइनस -3, तो 3 आई कैप, 3 माइनस 6 -3, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व आप कर लेना। और माइनस इंटू -1 -4, तो -5, तो -5 के कैप, तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या है एप्लीकेशन, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और आपने इससे पैरेललोग्राम सोचा मन में, आपने पैरेललोग्राम सोच लिया। तो अगर आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया वेक्टर, और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अगर आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो एक्चुअल में ये आपको एरिया दे देता है इस पैरेललोग्राम का। तो आप दो वेक्टर्स को अगर क्रॉस ले लो, उनसे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ये इसकी एप्लीकेशन है। तो कई बार इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपसे पैरेललोग्राम ने पूछा, आप बोले इससे ट्रायंगल बताओ जो बन रहा है, तो भाई यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा तो 2 ट्रायंगल बनेंगे ना। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए इनसे बनने वाला, जिनकी ये 2 साइड्स हैं, तो आप इनका क्रॉस निकाल लो, जैसे मैंने आपको सिखाया ए क्रॉस बी, इसका बैकग्राउंड निकाल लो, पर उसका आधा कर देना ऐसा, ये। और इसकी एक और एप्लीकेशन है थर्ड, एरिया निकालने की। कई बार आपको पैरेललोग्राम की साइड ना देके आपको डायगोनल दे देगा ऐसे, ये इसका D1 डायगोनल वेक्टर है और ये इसका D2 डायगोनल वेक्टर है, उस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। फिर से पैरेललोग्राम का एरिया जिसके डायगोनल्स गिवन है। अब डायगोनल्स जो होते हैं वो सम होते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एक डायगोनल, और दूसरा डिफरेंस को करता है। तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि यहाँ पे आधा हो जाएगा बस। तो पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लेना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, इस तरीके से जो भी आपको डायगोनल वेक्टर दिया होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ये कर लेना और इसका आधा कर देना बस। तो ये आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। तो कुल मिला के अगर साइड दूंगी तो क्रॉस करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। अगर ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो उसका आधा कर देना, और अगर डायगोनल्स दिए होंगे तो आधा कर देना क्रॉस निकाल के। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये कि बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा। अगर एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो आप ए क्रॉस बी निकालना जो भी आएगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना जो भी आएगा, और यही हमारा इतना स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऐसे। और मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो ये हम कर लेना। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। अब क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, देखो ए क्रॉस बी कितना होता है, ये ए बी साइन थीटा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं ऐसे, पैरेलल का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स एक होता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल एक अगर राइट है तो दूसरा लेफ्ट है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। पर चाहे साइन 0 बोलो चाहे साइन 180 बोलो, दोनों ही 0 होते हैं। साइन 0 तो आपको पता ही होगा, लेकिन साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, चाहे वेक्टर्स पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को 0 कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ गया। पर एक और तरीका है, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इनका रेशियो होगा ना, इनके कोफिशिएंट का रेशियो 3/1 3/a इज इक्वल टू 9/3,
ये रेशियो बराबर आना चाहिए, सिंपल। तो आप किसी भी दो को बराबर कर लो तो आपका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, उसके मैग्नीट्यूड को जीरो कर देना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट निकालोगे, कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उसके मैग्नीट्यूड को जीरो रख देना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स। शायद आपने अगर क्लास 10 पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया होगा, क्लास 10 में मैथ्स में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो आपने वहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस पढ़ा होगा। वहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता कि नहीं होता? बस वही मैं कह रहा हूँ। तो 3/1, 3/a और 9/3 बराबर होगा। देखो ये भी 3/1 ही लिखा है, तो कुल मिला के a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आई बात? और ये है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर। एक ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो टू द वेक्टर्स, इस वेक्टर के भी, इस वेक्टर के भी, ए वेक्टर के भी, बी वेक्टर के भी। भाई बोल रहा है कि आपके पास एक तो है ए वेक्टर, देखो फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक तो आपके पास ए वेक्टर है, एक आपके पास बी वेक्टर है। आपको एक ऐसा वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा दुनिया जहां में एक ही वेक्टर है जो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि इनके परपेंडिकुलर होगा, इनका क्रॉस से जो वेक्टर आएगा, मान लो ये सी वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी, जिसको मैं सी वेक्टर नाम दे रहा हूँ, ये सी वेक्टर होगा, ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये पक्का ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ए वेक्टर निकाल लोगे, ये तो आपको गिवन है 4i - j + 3k, और बी वेक्टर ये आ गया -2i कैप + j कैप -2k कैप। तो आप ए क्रॉस भी निकाल लो, ठीक है? चलो निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो ये कैसे लिखोगे आप? i j k, तो पहले ए के कोफिशिएंट तो कितने हैं? 4 - 1। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करूंगा। 4 - 1 3, और बी के कोफिशिएंट क्या है? -2 1 -2। तो आई के साथ क्या लिखना है, और -j के साथ क्या लिखना है, और के साथ क्या लिखना है, ऐसे। ये मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर है जिसको मैं सी वेक्टर दे रहा हूँ। तो मेरा सी वेक्टर कितना आएगा? तो एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है? चलो करते हैं। तो आई के साथ क्या लिखना है? दिस, आई को छुपाएंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो -2 इंटू -1 तो 2, 2 - 3 तो -1, तो यहाँ पे आया -1। फिर जे के साथ, तो ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। तो -j मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसके साथ तो क्या आया? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो -2 इंटू 4 तो -8, माइनस -2 इंटू 3 तो आया -6। तो -8 माइनस -6 तो -2, -8 माइनस -6 तो -8 + 6 तो -6 -2 तो -2 आ गया। के साथ तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आया? 1 इंटू 4 माइनस -2 इंटू -1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो 4 - 2, 4 - 2 इज 2, तो आया 2। तो ये कितना आया? ये आया -i कैप + 2j के कैप + 2k कैप। ये आया मेरा सी वेक्टर। लेकिन हमें सी वेक्टर नहीं चाहिए था, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था। और मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो के, कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप इस वेक्टर को, जो भी वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपने जो भी वेक्टर निकाला, बस इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो माइनस को मैं छोड़ ही देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 + 1 9, और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। तो ये हमारा वो यूनिट वेक्टर होगा। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो बच्चों मैंने आपको वेक्टर्स में सारी चीज़ें समझा दी अब, ठीक है? ये मैंने आपको डिफरेंस से स्टार्ट किया था, आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर्स खेलना, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर आपको रेजोल्यूशन मैंने सिखाया, और फिर मैंने आपको इस पर क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आपको एंगल समझाया, फिर मैंने आपको ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ समझाया, फिर मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया। उसके बाद मैंने आपको इस पर क्वेश्चंस कराए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए जो आपको PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर डॉट प्रोडक्ट समझाया, डॉट प्रोडक्ट सारी एप्लीकेशन समझा दी। फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझाया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया, परपेंडिकुलर स्पेशल केस बताया, और पैरेलल होंगे तो आप प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड 0 कर सकते हो। तो सारी बातें मैंने बता दी। अब ये PDF आप ले सकते हो, और इस तरीके से वेक्टर्स हो जाएगा मास्टरी। अब ये जो वेक्टर्स है आपका बार बार वेक्टर्स की मुलाकात हर चैप्टर में होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो बार बार ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ना 11th में ना 12th में।
तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, बाकी मुझे बता देना कमेंट में कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।